दोस्तों, आज की कहानी है विधवा। यूरोप से सारा सामान समेटकर प्रतिज्ञा भाभी वापस इंडिया आ रही हैं। प्रेमानंद भैया की अचानक मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया। माँ जी का हाहाकार सबके दिल को तोड़ गया। अभी क्या? प्रेमानंद भैया की जाने की क्या उम्र थी? मुश्किल से 29-30 साल के रहे होंगे। आलोक देवर जी ने भाभी की मदद के लिए यूरोप जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर भाभी ने शांत आवाज में मना कर दिया, यह कि कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आलोक भैया यहाँ मदद के लिए उनके दोस्त हैं। जल्द ही इंडिया पहुँच रही। आगे कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना भाभी ने फोन काट दिया। आलोक भैया को भाभी की मनाही अच्छी नहीं लगी। वहाँ लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? इतने बड़े दुख में भी घर से कोई नहीं पहुँचा। ना जाने क्यों किसी को भी यूरोप बुलाने का भैया या भाभी ने कभी आग्रह नहीं किया। इस समय प्रतिज्ञा भाभी ना जाने कैसे सब सह रही होंगी। माँ जी ने बहू का ही पक्ष ले लिया। बड़ी समझदार है प्रतिज्ञा बहू। घर की हालत जानती है। प्रेमानंद की आने जाने में लाखों का खर्च आ ही जाता, सो मना कर दिया। कलेजे पर पत्थर रख कर सब निपटाया होगा। माँ जी रो पड़ी। सबको प्रतिज्ञा भाभी के आने का इंतजार था। पिछली बार जब प्रेमानंद भैया या भाभी आने वाले थे तो घर में उत्सव का माहौल था। भाभी सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाई थी। मोहल्ले की चाची ताई को भी वह नहीं भूली थी। मोहल्ले की सभी औरतें उन्हें आशीर्वाद देती ना थकती। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और सर पर आंचल डाल भाभी ने सब बड़ों के पैर छुए। वो आदर्श बहू का खिताब आसानी से जीत लिया। प्रेमानंद भैया को जैसे अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। घर की छत पर अपने नाम के 2 कमरों का सेट बनवाया था। आनंद पूछ बैठा, क्या बात है भैया? बंगले की जगह बस 2 कमरों की दुनिया में भला रह सकोगे? अरे आपको तो एक आलीशान घर बनवाना चाहिए। भैया देख, आनंद तू घर वालों के साथ रहता है, इसलिए वह नहीं समझ सकता हम क्या मिस करते हैं। यहाँ रहने से माँ के हाथ के आलू के पराठे मिलेंगे। क्यों माँ? ठीक कहा ना? माँ जी निहाल हो उठी। बेटा 8-9 साल से यूरोप में है तो क्या हुआ? रत्ती भर भी तो नहीं बदला है। माँ जी का कितना ध्यान रखना है। प्रेमानंद को बाप का प्यार तो उसके नसीब में नहीं था। बचपन से ही सबकी जिम्मेदारी माँ ने उठाई है। माँ ने पिताजी की कमाई का पैसा संभाल कर खर्च किया, बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई। आज घर में
पैसा भले ही ना रखा, पर तीनों बेटे अच्छे अच्छे नौकरी पर थे। बेटे भी माँ के त्याग और समर्पण को कभी नहीं भुलाए। प्रेमानंद भैया घर में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी थे। इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेने के बाद एमएस करने के लिए उन्हें यूरोप यूनिवर्सिटी के से टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल गई। प्रेमानंद भैया के यूरोप जाने के नाम पर माँ जी उदास हो गई, पर बेटे का चमकता चेहरा देख चुप रह गई। पर एक शर्त जरूर रख दी, जाने से पहले मेरे मन की लड़की से ब्याह करना होगा। नहीं माँ, मैं किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता। पहले सेटल हो जाऊँ ना, तब तू विदेश नहीं जाएगा। कहीं वह गोरी चिट्टी मैम से शादी कर ली तो उसकी किटर पिटर मेरी समझ में आने वाली नहीं। प्रेमानंद भैया को माँ की बात माननी ही पड़ी। माँ जी की सहेली की विधवा बहन की बड़ी बेटी माँ को भाग गई। 12वीं पास, गोरा रंग, तीखे नए नक्शे वाली प्रतिज्ञा में माँ जी को आदर्श बहू दिखाई दी। सीधे साधे ढंग से प्रेमानंद भैया का ब्याह हो गया। विधवा माँ के पास कुछ विशेष करने की इच्छा भले नहीं रही हो, पर रुपए पैसे नहीं थे। शादी के 2 दिन बाद ही भैया यूरोप चले गए। भैया एमएस की पढ़ाई पूरा होने के बाद प्रतिज्ञा भाभी को भेजने की बात हुई थी। जाते वक्त प्रेमानंद भैया भाभी से क्या कहा कोई ना जान सका। सबको यह जरूर पता था, अभी प्रेमानंद भैया को इतना पैसा नहीं मिलेगा जिसमें वह भाभी का भी खर्च उठा सके। 1 साल बाद आनंद के लिए दिव्यांशी का रिश्ता आया। सच तो यह है कि आनंद ने ही यह रिश्ता कहकर मंगाया था। दिव्यांशी के माता पिता बेटा का ब्याह करके अपने बेटे के पास जर्मनी जाना चाहते थे। शादी पर सबको आनंद भैया की प्रतीक्षा थी, पर ना आने के 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। सबका उत्साह फीका पड़ गया। प्रतिज्ञा भाभी को तब पहली बार दिव्यांशी ने देखा था। उसके शांत सौम्य चेहरे पर शिकायत का नामो निशान नहीं था। निर्विकार भाव से सारी जिम्मेदारी निभाती प्रतिज्ञा को देख माँ जी का दिल भर आता था। प्रेमानंद आ जाता तो प्रतिज्ञा 24 दिन रह साथ तो ले लेती। बहुत तपस्या कर रही है, साथ लेकर शांत रह गई। एमएस पूरा करने पर जब प्रेमानंद भैया घर आए तो लगा शादी का माहौल तो अब घर में बना था। प्रेमानंद भैया दिव्यांशी के लिए यूरोपियन डायमंड का सेट परफ्यूम और आनंद के लिए घड़ी लाए थे। माँ जी भी प्रेमानंद भैया के लिए अतिशय सहानुभूत, पर आनंद कई दिनों तक मुँह फुलाए रहता था। दिव्यांशी सोचती, भाभी कितनी किस्मत वाली हैं। प्रेमानंद भैया उन्हें मिले और उन्हें कितना मान देते हैं। कभी किसी ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। वैसे एक सच यह भी था, वह भैया जी का कितना ध्यान रखती थी। प्रेमानंद भैया की पसंद नापसंद ही
भाभी की पसंद नापसंद थी। पिछले कुछ दिनों से भैया का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। प्रेमानंद भैया को तला भुना खाने की मनाही थी, तो प्रतिज्ञा भाभी ने भी उबला हुआ खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि माँ की बनाए हुए आलू के पराठे पर भी रोक लगनी चाहिए। माँ नाराज हो उठी। रहने दे, प्रतिज्ञा अपनी डॉक्टरी विदेश में ही चलाना। एक पराठे से कुछ नहीं होता। लाड से माँ प्रेमानंद भैया को पराठे परोस देती और भाभी के माथे पर चिंता की लकीर गहरा जाती। पिछली बार आनंद ने प्रेमानंद से अपने लिए यूरोप में नौकरी ढूंढने की बात जब कही तो प्रेमानंद भैया साफ मना कर दिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आनंद यहाँ अच्छी भली नौकरी कर रहा है, आराम से पाँव पसार कर सोता है। वहाँ एड़ी चोटी का पसीना एक करो तब पैसा हाथ में आता है। फिर आप भी वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं तो ऐसी दलदल में फंस गया हूँ कि निकलना मुश्किल है। प्रतिज्ञा भाभी ने भैया को जरा सा देख नीचे सर कर लिया। आनंद अंदर ही अंदर भैया से नाराज हो गया। उसे प्रेमानंद भैया स्वार्थी लगे। लोग तो दूर दराज रिश्तेदारों को विदेश जाने में मदद करते हैं। यहाँ अपने ही भाई ने कैसा टका सा जवाब दे दिया। प्रतिज्ञा भाभी यूरोप से जब वापस इंडिया आई, साथ में बड़े बड़े 2 संदूक और 2 बैग थे। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी की जगह छोटी सी काली बिंदी थी। उन्हें सीने से चिपका माँ जी रो पड़ी। सबकी आंखें नम हो गई। भाभी ने माँ को तसल्ली दी, रोइए नहीं माँ जी, मैं तो हूँ, मुझे ही अपना बेटा समझिए। भाभी के उस धैर्य पर सब हैरान थे। 2-4 दिन बाद ही भाभी ने सहज भाव से घर के काम शुरू कर दिए। उनका सामान ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा दिया गया। स्टोर में जगह बना। भाभी ने छोटा सा मंदिर रख दिया, भगवान की प्रतिमा के साथ प्रेमानंद भैया का फोटो भी रख दिया। माँ जी की आंखें डबडबा आई। प्रतिज्ञा के लिए पति ही परमेश्वर तुल्य है। सुबह उठकर भाभी 1 घंटे तक पूजा करती, घर के काम काज में ऐसे जुट जाती मानो वह कभी यूरोप गई ही नहीं थी। माँ मोहल्ले भर में कहती फिरती, कलयुग में सीता जी को हमारी प्रतिज्ञा बनकर जन्म लिया है। प्रेमानंद की पूजा करती है। मोहल्ले में प्रतिज्ञा बहू की यश गाथा फैल गई। आनंद और आलोक अनुमान लगाते, भाभी के पास कितना पैसा होगा। प्रेमानंद भैया इतना कमाते थे, उनका सारा पैसा प्रतिज्ञा भाभी ने कहाँ पर रखा है। आलोक बहुत दिनों से एक कार खरीदना चाहता था। अगर भाभी कुछ पैसे दे दे तो बात बन जाए। आखिर भाभी का अपना और है भी कौन। 2-3 बार प्रेमानंद ने अपनी समस्या का जिक्र भी भाभी के सामने रखा, पर भाभी निर्विकार सुनती रही। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देख आलोक भुनभुनाने लगा, ना जाने किसने किसके लिए इतना पैसा दबाए बैठी हैं।
जरूर अपनी बहन माँ को चुपचाप से दे आएंगी। पिछले कुछ दिनों में दिव्यांशी प्रतिज्ञा भाभी के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन पूछ बैठी, इतनी लंबी जिंदगी कैसे काट सकेंगी भाभी? आजकल तो तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी होती है, दूसरी शादी की बात नहीं सोच सकती। एक ही शादी में इतना पा लिया, सात जिंदगी तक कुछ पाने की इच्छा नहीं है। दिव्यांशी, हाँ भाभी, या तो मैं मानती हूँ कि प्रेमानंद भैया ने आपको कितना प्यार दिया, तभी तो आपके मंदिर में भगवान बन गए। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ? दिव्यांशी की आवाज में मायूसी थी। भगवान ना करे तुझे मेरी किस्मत मिले, भगवान तुझे सुखी रखे। दिव्यांशी भाभी जैसे डर सी गई। सच विधवा विधवा का जीवन भी कोई जीवन है। भाभी ने ठीक ही कहा। दिव्यांशी भाभी का दुख बांटने की कोशिश करती, पर भाभी ने अपने दुख सुख को अपने अंदर कैद कर रखा था। आनंद अक्सर पूछते रहते, तुम तो हमेशा भाभी के साथ रहती हो, जरा पता करो ना कि भाभी का पैसा कहाँ है। क्यों तुम प्रतिज्ञा भाभी के पैसे के दावेदार हो? ना जाने उनकी कितनी उम्र हो, किसी बुरे वक्त पर जरूर पैसा ही काम आता है। भाभी का पैसा उनके लिए समझे। दिव्यांशी की कही बात पर सच ही हो गई। एक दिन प्रतिज्ञा भाभी चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बताया। भाभी कोमा में चली गई। अब पता नहीं कितने हॉस्पिटल में रहना पड़े। हॉस्पिटल के खर्च की चिंता आलोक को अधिक थी। भाभी के पास पैसे तो जरूर होंगे। दिव्यांशी, हम भाभी का संदूक खोल कर देखे? नहीं, भाभी के पीछे उनका संदूक खोलना ठीक नहीं। दिव्यांशी संकोच में थी। देखो दिव्यांशी भाभी, हम लोग कोई बहुत बड़े सेठ या अमीर आदमी तो नहीं है, नौकरी पेशे वाले हैं। भैया ने चाहे जितना कमाया हम पर तो छींटा भी नहीं डाला। माँ के नाम भी साल में 2 जो भेजा, वह कोई ज्यादा नहीं। भाभी का इलाज महंगा होगा, पैसे तो चाहिए ही। आलोक ने कहा, आखिर उनका पैसा उन पर ही खर्च होगा। आनंद ने भी आलोक का पक्ष लिया। हाँ दिव्यांशी यहाँ ठीक कह रहे हैं, हम पैसे उसी के इलाज के लिए खर्च करेंगे। माँ जी ने हामी भर दी। प्रतिज्ञा भाभी का संदूक ताला आलोक ने तोड़ा। संदूक में भाभी का कुछ साड़ियाँ सावधानी से तय की थी। साड़ी पहनी ही नहीं गई थी, कुछ सूती कपड़े जरूर इस्तेमाल किए गए थे। संदूक के बीच में पासबुक रखी हुई थी। भारत के बैंक में 40,560 रुपये का बैंक में बैलेंस देखकर सब ताजुब में आ गए। नगद यूरो के छोटे बड़े नोट थे। आलोक ने मायूसी से सिर हिला दिया। जरूर प्रतिज्ञा भाभी ने अपना पैसा कहीं छुपा के रखा था। अगर बीमारी लंबी खिंच गई तो इतने रुपए से क्या होने वाला था? माँ जी ने सुझाव दिया, प्रेमानंद के भेजे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में जमा है। प्रतिज्ञा की बीमारी में वह पैसे लगा दो। प्रतिज्ञा जब घर आ जाएगी फिर बात करेंगे। प्रतिज्ञा भाभी का इलाज शुरू हो गया। आखिर एक दिन प्रतिज्ञा भाभी ने आंखें खोल चारों ओर हैरानी से देखा। माँ जी ने प्यार से सिर सहलाकर हाल पूछा तो उनकी आंखों से मोती जैसे आंसू टपक पड़े। प्यार से आंसू पोंछ हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। बहू को भगवान ने नया जन्म दिया था। कुछ ही दिनों बाद उन्हें घर ले जाया जा सकेगा। खतरा टल चुका था। उस बरामदे में दिव्यांशी अकेली थी। घर के सभी सदस्य अस्पताल में प्रतिज्ञा भाभी से मिलने गए थे। गेट से एक अपरिचित नौजवान को आते हुए देखा। दिव्यांशी चौंक गई। दिव्यांशी के पास पहुंचकर
उसने अपना परिचय दिया था। मैं मयंक, यूरोप में प्रतिज्ञा का पड़ोसी था। उनसे मिलना चाहता हूँ। उसकी आंखें भाभी को तलाश रही थी। यानी कि आप हमारे प्रेमानंद भैया के पड़ोसी हैं। दिव्यांशी ने स्वागत में खड़ी हो गई। जी नहीं, प्रेमानंद जी तो कहीं अलग फ्लैट में रहते थे। मैं प्रतिज्ञा के साथ वाले फ्लैट में रहता था। प्रेमानंद जी से मेरा परिचय नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? दिव्यांशी की आंखें फैल। आप प्रतिज्ञा भाभी के कौन हैं? मैं मयंक। दिव्यांशी की हैरानी पर अचकचाया। जी मुझे उनकी छोटी बहन समझ लीजिए। प्लीज अपनी बात साफ साफ कहिए। चाय का कप थमाती दिव्यांशी का रोम रोम कांप गया। आप उनकी बहन हैं, फिर भी यह नहीं जानती कि प्रेमानंद ने शहनाज से शादी कर ली थी। उन दोनों की एक बेटी भी है। प्रतिज्ञा और प्रेमानंद के बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। यानी प्रतिज्ञा भाभी प्रेमानंद भैया के जीवन में भी थी ही नहीं। मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। प्लीज पूरी बात खुलकर समझाइए। प्रतिज्ञा को यूरोप ले जाने से पहले ही प्रेमानंद ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। यमयस करते समय वह शहनाज के पेंग गेस्ट बनकर रहे और फिर उसी के होकर रह गए। प्रतिज्ञा भाभी यह सब जानते हुए भी प्रेमानंद के साथ गई। इंडिया आती रही। कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलने दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी मयंक जी? दिव्यांशी जड़ सी हो गई। विधवा माँ और दो छोटी बहनों का भविष्य उसे इस हद तक आतंकित करता रहा कि उसके लिए उसने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। मयंक उदास था। भाभी ने यह सब कैसे सहा होगा? कितनी अकेली थी वहाँ। वहाँ कैसे इतने साल काटे? सारी दिव्यांशी का गला भर आया। ठीक है, कहती है पति के साथ घर बसाने के खंडित सपनों के साथ वह यूरोप गई। जरूरत पर पति से कोई सहायता स्वीकार नहीं की। लड़कियों को डांस सिखाती, सिलाई केंद्र पर काम करती, पर प्रेमानंद की दया अस्वीकार कर दी। आप भाभी के बारे में इतना सब जानते हैं और हम उनके इतने करीब होकर भी कुछ ना जान सके। हम दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जो था। दिव्यांशी जी, मैं भी ढेर सारे सपने लेकर यूरोप गया था। जॉब न मिलने के कारण मामा मामी पर बोझ बनकर रह गया। प्रतिज्ञा के दुख उन दिनों मुझे सहारा दिया। भाभी ने आपके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। मैंने शायद गलती ही ऐसी की थी, पर नाराज हो गई। प्रतिज्ञा कहाँ है? दिव्यांशी जी, अचानक मैं को महसूस हुआ जिसे खोजता हुआ यहाँ तक आया है वह आसपास कहीं थी ही नहीं। प्रतिज्ञा भाभी बीमार हो गई, अस्पताल में है। क्या हुआ? प्रतिज्ञा को अब कैसी है? कब की चाय छलक सी गई। परेशान ना हो आप, वह बिल्कुल ठीक है। जो 2-4 दिनों में घर आ सकेंगी। मैं के स्वर की अकुलता दिव्यांशी को अंदर तक छू गई। नहीं, मैं तुरंत उनके पास जाना चाहूँगा। वह बहुत केयरलेस है। इतना समझाने पर भी ध्यान नहीं देती। कभी कभी जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था। जिस दिन मुझे जॉब का ऑफर मिला उस दिन मैं प्रतिज्ञा के पड़ोस सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा, पर आम भारतीय लड़की की तरह उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ना जाने कब औरतें घर परिवार की मर्यादा के झूठे बंधन तोड़ पाएंगी। मयंक की आवाज में आक्रोश था। प्रतिज्ञा भाभी आपसे प्रेम करती है ना? प्रेम शब्द का अर्थ तो उनसे मुझे पता चला। प्रेम का प्रतिदान देते हुए डर गई। प्यार की भरी पूरी जिंदगी बिताने की जगह उसने रीत जिंदगी बिताने का फैसला ले डाला। वे डरपोक है दिव्यांशी जी। हिंदुस्तानी स्त्री
शायद अधिकार पूर्वक अपनी बात नहीं मनवा पा सके। मयंक जी अधिकार देकर भी उसे सीमा रेखा खींच रखी थी। वह अलग मिट्टी की बनी है, या तो आप ठीक कहते हैं, वरना इतनी बड़ी त्रासदी भला कोई सामान्य औरत अपने सीने के इस गहराई तक कैसे रख सकती है। दिव्यांशी जी, प्रेमानंद की मृत्यु के बाद लॉयर्स ने उन्हें पति की संपत्ति में हिस्सा दिलाना चाहा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, वरना वह करोड़ों की मालकिन होती। या तो भाभी का अधिकार था। आखिर कानूनन वह प्रेमानंद भैया की पत्नी थी। क्यों मना किया? उन्होंने प्रतिज्ञा से दृढ़ स्वर में कहा दिया, नहीं, जीते जी जिसे कोई अधिकार नहीं दिया, उसे मृत्यु के बाद धोखा नहीं दे सकती। झूठा दावा करने की इच्छा नहीं। उनकी किसी भी चीज पर मेरा अधिकार नहीं है। उसका सब कुछ शहनाज और उसकी बेटी का है। वह कितनी महान है प्रतिज्ञा भाभी। दिव्यांशी जी, लॉयर्स ने विश्वास दिलाया था कि शर्तिया मुकदमा जीतेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपना मुकदमा पहले ही हार चुकी हूँ। दोबारा केस लड़ने की कतई इच्छा नहीं है। मुझे माफ करें प्लीज। लॉयर हैरानी से देखते रह गए। प्रतिज्ञा के उस त्याग ने शहनाज का दिल जीत लिया। प्यार से हाथ पकड़ प्रतिज्ञा से माफी मांगी थी। उसने आपको यह सब बातें कैसे पता लगी? क्या आप वही थे? नहीं, मैं उस वक्त जर्मनी में था। प्रतिज्ञा की स्वीकृति में मुझे बेहद आहत किया। उससे फिर कभी ना मिलने का फैसला किया। प्रतिज्ञा को बिना बताए देश छोड़ गया था। मामी की चिट्ठी से जब प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो अपने फैसले पर दिल दृढ़ ना हो सका। जब पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी और प्रतिज्ञा भारत वापस लौट आई थी। काश प्रतिज्ञा भाभी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। आप क्या टूटा रिश्ता जोड़ सकते हैं। आज सबके बीच भी वह अकेली है। मयंक जी, पता नहीं यह मुकदमा जीत पाऊंगा यह नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। आपसे बातें करके सोच रहा हूँ, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच उसने क्यों छुपाया। आप उसे हिम्मत दे सकती थी। आप ठीक कहते हैं, उन्होंने हम सबको भ्रम में रखा। जिस पति ने अपने जीते जी उन्हें विधवा का जीवन जीने को मजबूर किया। भाभी उनकी फोटो अपने मंदिर में रख उनकी पूजा करती रही। हाँ, जब समझ पा रही हूँ। पूजा घर से बाहर आती थी, चेहरे पर शांति की जगह बेचैनी दिखती थी। मैं उसकी मजबूरी समझ रहा हूँ। विधवा के अभिशप्त जीवन में बचाने के यह नाटक जरूरी था। निश्चय ही प्रेमानंद की माँ की और परिवार जनों के बीच उनका सम्मान जरूर बढ़ा होगा। मैं प्रतिज्ञा का अपराधी हूँ। काश उस दुख की घड़ी में मैं उसके साथ होता। अगर आप उनके साथ होते तो क्या उन्हें यहाँ वापस आने देते? दिव्यांशी ने सीधा सा सवाल किया। शायद मैं उसे रोक पाता। मयंक कहीं कोसा गया। एक बात कहूँ मयंक भाई, आज रात प्रतिज्ञा भाभी के पास मेरी ड्यूटी है। क्या मेरी जगह आप जा सकते हैं? क्या पूरी रात जाग सकेंगे? क्यों पूरी रात, क्या उसके लिए पूरी जिंदगी जाग सकता हूँ। और भाई का पद लेने के लिए धन्यवाद। दिव्यांशी जी बाहर जाते मयंक को दिव्यांश मूक दृष्टि से ताकती रह गई। आज सबके सामने जो सच का उद्घाटन करना था, उसके लिए रिहर्सल जरूरी थी। प्रेमानंद भैया जी घर भर के आदर्श रहे। उनकी उस इमेज को तोड़ने के लिए दिव्यांशी को हिम्मत जुटानी होगी। पूरी बात सुन घर में सन्नाटा खिंच गया। माँ जी विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उनका सबसे लाडला आज्ञाकारी बेटा ऐसा अन्याय कर सकता है। माँ का मौन आलोक ने तोड़ा। देख लिया माँ, प्रेमानंद भैया पर बड़ा नाज था तुम्हें। मृत भाई के प्रति भी आलोक ईर्ष्यालु ही रहा। यह वक्त तानाशाही का नहीं,
इस समय प्रतिज्ञा भाभी के बारे में सोचना है। दिव्यांश पति व्यंग पर रोष जताया। उसके बारे में क्या सोचना, उनका प्रेमी आ गया है, ले जाए अपने घर। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आनंद की बात दिव्यांशी को तिलमिला दिया। ठीक कहते हो आलोक भैया, पुरुष के हजार खून माफ, सारे बंधन औरतों के लिए ही है। एक बार भाभी के बारे में भी सोच कर देखते, किस तरह इतना बड़ा उन्होंने अकेले सहा। वहाँ पति के रहते पराये पुरुष के साथ प्रेम का नाटक रचाना क्या अच्छी औरतों का काम है। मैं कह देता हूँ माँ, अब वह इस घर में नहीं आएंगी। आनंद दहाड़े, खबरदार जो आगे एक शब्द भी कहा। अरे कहाँ का पति, मेरी देवी जैसी बहू पर सौतन ले आया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक और बात सुन, यह घर प्रतिज्ञा का है, जिसे रहना है रहे, वरना अपना इंतजाम कर ले। दूध तुम्हारा जवाब नहीं। माँ अपने बेटे पराये हो गए और पराई बहू अपनी हो गई। आनंद ने व्यंग किया। हाँ आनंद, माँ के सारे सिद्धांत नियम हमारे लिए थे। माँ को तो यह भी याद नहीं, 2 बरस तक तुम्हारी प्यारी बहू और वह अब मयंक दोनों एक साथ अकेलापन बांटते रहे। क्यों मयंक, इसकी आगे भी कुछ समझने की जरूरत है। आलोक की आवाज जहर उगल रही थी। नहीं, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। प्रतिज्ञा भी हाड़ मास की बनी औरत है। अगर मयंक के साथ उसके रिश्ते बने तो किसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं खुद दोनों की शादी कर प्रतिज्ञा को इस घर से विदा करूंगी। या तुम क्या कह रही हो माँ? एक आप विधवा का पुनर्विवाह करोगी? जी। आलोक की आंखें फैल गई। मेरी बहू को अपवित्र कहने का अधिकार किसी को नहीं है, आलोक उसे भी नहीं। जो मर्द पत्नी को छोड़ पराई औरत के पल्लू से जा बंधा, बेटे की भूल पर प्रायश्चित मुझे ही करना है। माँ जी का स्वर दृढ़ था। मैं पूछती हूँ, औरत की पवित्रता को परिभाषित किसने किया है? आलोक, औरतों के लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन लागने वाले पुरुष ही तो है। भैया जी आदर्श बने रहे और भाभी अधूरी बात छोड़ दिव्यासी ने जीभ काट ली। मृत आत्मा के लिए ऐसी निंदनीय बात क्या माँ जी यह सोच सकेंगे? मेरे ख्याल से इन बेकार बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। आज प्रतिज्ञा आने वाली है, उसका कमरा साफ कर दें। दिव्यांशी जी, माँ जी। अचानक झुककर प्रतिज्ञा ने माँ जी के पैर छुए। आज उन्हें उस पर गर्व हो गया। घर आई प्रतिज्ञा के गले लगा। दिव्यांशी रो पड़ी। सास ने सीने से लगा बहुत कुछ कह दिया। एकांत पाते ही दिव्यांशी पूछ बैठी, तुमने अपने मुंह पर भी ताले डाल दिए क्यों भाभी? क्या हम पर विश्वास नहीं था? सच कहूँ तो मेरा अपना मन ही पापी था। दिव्यांशी वापस आने पर लगा कि सबकी आंखें टटोल रही। कितना रुपया पैसा लेकर आई हूँ, सच्चाई सिर्फ मैं जानती थी। सीमित सैलरी में जरूरत भर का खर्च ही चल पाता था। वापसी का टिकट खरीदने बाद रह गया था। प्रतिज्ञा उदास हो गई। लेकिन तुमने तो संदूक पर बड़े बड़े ताले लगा रखे थे भाभी। दिव्यांशी की होठों पर शरारती मुस्कान थी। हाँ दिव्यांशी, यह मेरा अपराध था। धन विहीन विधवा का जीवन मुझे आतंकित कर रहा था। अचानक बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आ गई। एक विधवा ने एक खाली संदूक में बड़ा सा ताला डालकर सबको इस भ्रम में रखा कि उसके पास बहुत सारा धन है। उस ताले ने उसका सम्मान बढ़ा दिया। आज तो तुमने भी वही तरकीब आजमाई। एक बात बताओ, प्रेमानंद भैया की फोटो को पूजा घर में स्थान देने से पीछे क्या राज था? दिव्यांशी की होठों पर शरारती मुस्कान थी। मेरे अपराध बोध को और अधिक ना बढ़ा। उस फोटो की वजह से माँ जी के मन में जगह बना सकूंगी। अब तो अपने इस विचार पर भी शर्म आती है। वह तो देवी है। दिव्यांशी, हाँ भाभी तुम ठीक कहती हो, पर अपने मन को कैसे सबसे छिपा सके?
देख दिव्यांशी, ताले सिर्फ संदूक पर ही नहीं मेरे होठों पर लगे थे। इन सभी तालों को कभी ना खोलने के लिए मैंने सारी चाबियां बाहर फेंक दी। भाभी, पर भाभी एक ताले की चाबी मुझे मिल गई। मयंक जी भी तो तुम्हारे मन के ताले में बंद थे ना। बस अब माफ कर दिव्यांशी। दिव्यांशी की बातें सुनकर प्रतिज्ञा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।